नमस्कार दोस्तों। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का तीसरा नियम तो सबने सुना होगा और इसी नियम पर काम करते हैं सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने वाले रॉकेट्स और एरोप्लेन्स एंड मिसाइल्स में यूज होने वाले जेट इंजन्स। तो क्या इसका मतलब यह है कि रॉकेट इंजन और जेट इंजन एक जैसे होते हैं? क्या इसका मतलब यह है कि चाहे मिसाइल हाइपरसोनिक हो या सुपरसोनिक हो, जेट इंजन उनमें एक जैसे ही लगते हैं? नहीं दोस्तों, इन सारे क्वेश्चन का डिटेल में आंसर आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं और यह टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं क्या अंतर है दोनों इंजनों में आखिर। तो देखिए, जो रॉकेट का इस्तेमाल है वो अल्टीमेटली हो रहा है सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने के लिए, और स्पेस में तो बहुत ऊंचा छोड़ना पड़ता है। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिट है वो 36,000 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब इतना ऊंचा जाने के लिए हमको अच्छा खासा ग्रेविटी का फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको बहुत ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा जो पृथ्वी की ग्रेविटी को ओवरकम कर पाए, जो ग्रेविटी को ओवरकम कर पाए। और कैसे करेंगे ओवरकम? बहुत ज्यादा तेज मात्रा में एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकाल के हम फ्यूल को बर्न करेंगे और एग्जॉस्ट गैसेस को इतनी तेजी से बाहर निकालेंगे कि रॉकेट हमारा अब थ्रस्ट ऊपर आएगा, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम है कि जितना तेजी से आप इसको नीचे धक्का दोगे उतना तेजी से आपको ये ऊपर धक्का देगा और आपकी ग्रेविटी को ओवरकम करेगा। लेकिन एक खास बात है, रॉकेट जो है, रॉकेट को अगर आप ऊपर पहुंचाना चाहते हैं तो फ्यूल बर्न करेंगे, और फ्यूल बर्न करने के लिए आपको क्या लगेगी? ऑक्सीजन। लेकिन स्पेस में तो ऑक्सीजन होती नहीं है, अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन होती नहीं है। तो इसके लिए क्या करता है, ये अपना लग खुद पहन के चलता है। इसका मतलब ये अपना ऑक्सीडाइजर खुद लेके चलता है, और ऑक्सीडाइजर खुद लेके चलता है तो इसलिए काफी हैवी हो जाता है। आप देख सकते हैं रॉकेट में जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो लगभग 85 to 90% होता है पूरे वेट का, जबकि मात्र 4% ही ये पेलोड लेके जा सकता है। आपको ये कंपैरिजन करना हो तो अपनी कार से करिए। आपकी कार में जो फ्यूल होता है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? जो आपकी डीजल की टंकी है, पेट्रोल की टंकी है, उसका स्पेस कितना कम है। जबकि इसमें देखिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का कितना ज्यादा वेटेज है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है, आपको खुद को ऑक्सीडाइजर लेके जाना है, और दूसरी बात आपको ग्रेविटी के फोर्स को ओवरकम करना है, वो भी इतना ऊंचाई तक। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो 85 to 90% वेट करता है, और जो हमारा एक्चुअल पेलोड है, सैटेलाइट है, कुछ भी है, वो मात्र 4% से 5% ही वेट करता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शंस रॉकेट इंजन का। तो भैया जेट इंजन में क्या डिफरेंस है? तो जेट इंजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक लेवल पे ही काम करते हैं। एरोप्लेन तो एटमॉस्फेयर में ही उड़ते हैं, तो इसीलिए इनको एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहा जाता है। एयर ब्रीदिंग इंजन का मतलब क्या है? देखिए, ये हो गया हमारा जेट इंजन। तो जेट इंजन में आप देख सकते हैं जो हवा आ रही है बाहर से आ रही है। चूंकि हवा बाहर से आ रही है तो इसको जो फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो उसको बाहर से ही मिल जा रही है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि मेजर डिफरेंस रॉकेट इंजन और जेट इंजन में क्या था कि जो ऑक्सीजन है वो हम बाहर से लेते हैं, इसलिए इसको एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं। लेकिन यार अल्टीमेटली इसको भी थ्रस्ट चाहिए, क्योंकि इसको भी अगर आगे बढ़ना है तो इसको भी एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालना पड़ेगा, और इसको एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो थ्रस्ट है वो इतना तेजी से आए कि आगे मूव कर सके। तो उसके लिए ये फ्यूल बर्न करता है ताकि एग्जॉस्ट गैसेज गर्म करके एक्सपेंड करें और बाहर की ओर निकलें। जैसे गैसेज गर्म करके एक्सपेंड करेंगी और बाहर की ओर निकलेंगी, ये जो इसका जो मोशन है वो इधर की ओर जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट लगेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। और थ्रस्ट के लिए क्या जरूरी है कि यहां पे जो प्रेशर हो वो अच्छा खासा हो, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होगा तभी तो गैसेज को ये बाहर की ओर और तेजी से फेंकेगा। यस और नो? तभी तो थ्रस्ट अंदर की ओर आएगा, इसके मोशन की तरफ आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एयर आ रही होती है उसको कंप्रेसर के द्वारा कंप्रेस किया जाता है, और जब एयर को आप कंप्रेस करेंगे तो उसका आप प्रेशर बढ़ा देंगे। यस और नो? एयर को कंप्रेस करेंगे तो उसका प्रेशर बढ़ा देंगे। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एयर को कंप्रेस किया जाता है और उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो एयर आती है जब ये इसके अंदर आएगी तो अपना ऑक्सीजन लेके आएगी, तो आपको ऑक्सीजन लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के जोन में, अब इसमें फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है और इसमें कंबशन होता है। फिर एक एग्जॉस्ट गैसेज बाहर की ओर निकलती हैं। जब गैसेज बाहर की ओर निकलती हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस टरबाइन है। तो बेसिकली जब गैस टरबाइन से होके ये जो गैसेज हैं बाहर, एग्जॉस्ट गैसेज बाहर निकलती हैं, तो इनके ब्लेड से जब हवा जाती है तो रोटेट करने लगते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हवा जाएगी तो ये रोटेट करने लगेंगे, और चूंकि ये शाफ्ट कनेक्टेड होती है तो इस रोटेशन की वजह से ये कंप्रेसर भी घूमने लगता है। और यहाँ पे इसके ब्लेड के मैकेनिज्म ऐसे होते हैं कि कंप्रेसर क्या करता है? आने वाली एयर को कंप्रेस करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कंप्रेसर और गैस टरबाइन है ये दो इंपॉर्टेंट मूविंग पार्ट्स हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि ये आपको काम आएगा आगे
आगे डिस्टिंक्शन करने में और टाइप्स के जेट इंजन की जो गैस टरबाइन और कंप्रेसर होते हैं ये मूविंग पार्ट्स होते हैं हमारे नॉर्मल जेट इंजन में। लेकिन इसमें भैया ये क्या सारी स्पीड पे काम करता है? नहीं दोस्तों, अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाइपरसोनिक हो जाएगी, तो ये वाला जेट इंजन उतना स्पीड से काम नहीं करता है, उतना एफिशिएंटली काम नहीं करता है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि भैया हमने दूसरा इंजन बना लिया, क्योंकि यार जब स्पीड हमारी बहुत ज्यादा है, हमको पता है कि ये तो काम कर रहा है केवल 3.5 मैक्स तक ही, ठीक है। तो ये तो हो गया टर्बोजेट्स। अब आप कहेंगे सर टर्बोफैन इंजन क्या होता है? तो टर्बोफैन तो यार आपने एरोप्लेन में बैठे होंगे ना, तो एरोप्लेन में जो बाहर आपने देखा था, जो स्टार्ट वाला हिस्सा था ना, ये वाला जो हिस्सा था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फैन लगा देते हैं और वो फैन बहुत तेजी से घूमता है और एयर को सक करता है, और वो एयर को सक करने की वजह से यहाँ पे जो कंप्रेशर है, कंप्रेशर और इस सक्शन की वजह से यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो कंबशन है टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, कंबशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि जब इसको सक करते हैं तो इसको थोड़ी सी गैस को बाहर से भी निकाल देते हैं, ठीक है। बेसिकली अरेंजमेंट ऐसा होता है कि यहाँ से जब गैस सक करेगा तो थोड़ा सा जो एयर है इसको बाहर से निकाल देंगे बिना इसमें, तो ये एक जो इसका थ्रस्ट है यहाँ से भी आता है, ठीक है। ये डिटेल में इतना मत समझिए भले ही, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली टर्बोफैन और टर्बोजेट इंजन समझ में आ गया। टर्बोफैन इंजन हम जनरली आजकल के कमर्शियल जेट इंजन में यूज कर रहे हैं, एरोप्लेन्स में यूज कर रहे हैं, फैन बाहर लगा होता है, क्लियर हो गया। लेकिन ये टर्बोजेट हो या टर्बोफैन हो, दोनों ही 3.5 मैक्स तक ही काम करते हैं। उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर इसकी एफिशिएंसी गड़बड़ाने लगती है। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने बोला कि हम रामजेट इंजन बनाएंगे, क्योंकि यार इतना तेजी से अगर हमारा ये जेट इंजन मूव कर रहा है, हमारा ये प्लेन मूव कर रहा है, तो भैया बाहर से जो एयर आ रही है वो भी तो अच्छा खासा प्रेशर जनरेट कर रही है। तो उन्होंने इसी चीज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जो एयर आएगी उसको हम, अब देखो ना, कन्वर्जन जो करा रहे हैं एयर का, तो इससे क्या होगा, एयर कंप्रेस होगी, एयर स्लो डाउन भी होगी। तो आप देख सकते हैं सुपरसोनिक स्पीड से यहाँ पे एयर को स्लो डाउन करा जाता है, क्योंकि आपने मैकेनिज्म से लगा रखे हैं, और स्लो डाउन होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा है कि अगर हम वेलोसिटी किसी चीज की कम करेंगे तो प्रेशर उसका बढ़ जाता है, यस और नो। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर भी फिर आपने इसका बढ़ा दिया है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आप इसका इग्निशन कर सकते हैं और सेम मैकेनिज्म फॉलो हो जाएगी। इंपॉर्टेंट खास बात यह है, आप देख सकते हैं ना तो हमने कंप्रेसर यूज किया है और ना हमने गैस टरबाइन यूज करी है। इन रामजेट इंजन्स देयर आर नो मूविंग पार्ट, इसको ध्यान रख लीजिए, ये डिस्टिंक्शन है नॉर्मल जेट इंजन में और रामजेट में। देयर आर नो मूविंग पार्ट, देयर आर नो कंप्रेसर एंड देयर आर नो गैस टरबाइन, क्योंकि जो कंप्रेशन वाला काम था वो हमारी इनकमिंग एयर ही कर दे रही है, वो अपने आप में इतना तेजी से आ रही है कि हम उसको कन्वर्ट करा के यहाँ पे कंप्रेस करा दे रहे हैं, उसकी स्पीड कम करा के कंप्रेस करा दे रहे हैं और प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया और बना दिया रामजेट इंजन, ठीक है। लेकिन रामजेट इंजन आपको पता है कि भैया ये इनकमिंग एयर है वो स्पीड में ही लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो 0 मैक पे स्टार्ट ही नहीं होगा। तो रामजेट इंजन को आप 0 मैक पे स्टार्ट नहीं कर सकते, 3 मैक से ऊपर की स्पीड चाहिए, तो इसलिए आपको पहले उस स्पीड तक ले जाना पड़ेगा और फिर आपका रामजेट इंजन स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया आपको? तो रामजेट इंजन जो है वो 3 से 6 मैक के बीच में काम करता है, क्योंकि 6 मैक के ऊपर काम करने में इसकी एफिशिएंसी गड़बड़ आ जाती है। तो अब साइंटिस्ट ने इसका क्या तोड़ निकाला, उन्होंने कहा कि भैया हम बनाएंगे स्क्रैमजेट इंजन। क्योंकि हम अब तक क्या कर रहे थे, हम स्क्रैमजेट और रामजेट में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि हमने इनकमिंग एयर को थोड़ा सा स्लो डाउन किया, ठीक है। स्लो डाउन करने से वो यहाँ पे जो कंबशन हो रहा है वो हो रहा है सबसोनिक फ्लो पर, ठीक है। आने वाली जो स्पीड है वो सुपरसोनिक है, लेकिन आप देख सकते हो ना सुपरसोनिक है, लेकिन जो कंबशन हो रहा है वो हो रहा है सबसोनिक पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सबसोनिक कंबशन हो रहा है, ठीक है। और चूंकि हम वेलोसिटी कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ा दे रहे हैं, क्लियर हो गया। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं, अब यहां पे स्पीड हो रही है हाइपरसोनिक, ठीक है। आप देख सकते हैं ना 3 मैक के ऊपर हम जा चुके हैं, 6 मैक के ऊपर हम जा चुके हैं, तो 6 मैक के ऊपर की स्पीड पर ही होगा हाइपरसोनिक। लेकिन एयर को हम जब स्लो डाउन करेंगे तो वो हाइपरसोनिक से सुपरसोनिक ही जाएगा। तो यहां पे जो कंबशन होता है वो सुपरसोनिक एयर का होता है, ना कि सबसोनिक एयर का। इसका दोबारा से बोल देता हूं, रामजेट में हम सबसोनिक कंबशन कर रहे थे, जो सुपरसोनिक एयर आ रही थी उसको स्लो डाउन करके सबसोनिक बना रहे थे। लेकिन यहां पे जो हाइपरसोनिक एयर आ रही है उसको स्लो डाउन करके हम क्या बना रहे हैं, सुपरसोनिक बना रहे हैं। तो कंबशन सुपरसोनिक रेंज में हो रहा है, इसका ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और सुपरसोनिक कंबशन हो रहा है, बेसिकली हम हाइपरसोनिक सुपरसोनिक में जा रहे हैं, स्पीड कम कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ जा रहा है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ने से हमारे कंबशन बहुत बढ़िया होगा और जो एग्जॉस्ट मिलेगा। स्क्रैमजेट इंजन दोस्तों हमारा जितने भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनमें यूज होता है ना। आप अग्नि 6 की हम बात कर रहे हैं, हाइपरसोनिक बनाएंगे, है ना, इतनी सारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बन रही हैं, उनमें स्क्रैमजेट इंजन का ही हम यूज करते हैं, क्योंकि उतना स्पीड पे ये रामजेट और नॉर्मल जो इंजन्स हैं वो उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते।
देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ इंजन दैट इज कॉल्ड पल्स जेट इंजन। अब पल्स जेट इंजन में क्या होता है ये भी सुन लीजिए। देखो पल्स जेट इंजन में क्या होता है कि एयर को एक वाल्व से लिया जाता है, तो वाल्व खुलेगा, एयर अंदर जाएगी, और यहाँ पे पहली बार इग्निशन हमको खुद को करना पड़ गया, तो हमने इग्निशन किया, अब वाल्व बंद हो जाता है। इग्निशन करने से फ्यूल में अब क्या होगा, आग लगेगी और एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की ओर निकलेंगी। तो देखो ये एग्जॉस्ट गैसेस बाहर की ओर निकली। अब ये गैस जब बाहर की ओर निकल जाएंगी तो यहाँ पे हो चुका है वाल्व बंद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैक्यूम आ जाएगा, मतलब निगेटिव प्रेशर आ जाएगा। तो जब ये एग्जॉस्ट गैसेस बहुत फोर्स से बाहर निकल जाती हैं, तो यहाँ पे जब ये बाहर निकल रही होती हैं, तो चूंकि नेगेटिव प्रेशर होता है तो सम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस वापस पुल इन हो जाती हैं। तो वापस पुल इन होंगी तो इस पे वापस से आके धक्का मारेंगी, तो ये वाल्व खुल जाता है, और चूंकि वापस आएंगी तो हॉट भी है और थोड़ी इसमें से आग भी निकल रही है, तो यही आग वापस से इग्नाइट भी कर देती है। तो आपको केवल पहली बार इग्नाइट करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद तो ये जो वापस आती है उसी से इग्नाइट होती है, ठीक है, और वाल्व खुल जाता है और फिर से एयर आती है। तो इसको बोलते हैं पल्स जेट, क्योंकि जो कंबशन हो रहा है वो इंटरमिटेंट हो रहा है, वो पल्स के फॉर्म में हो रहा है, आपका वाल्व खुल रहा है और बंद हो रहा है, खुल रहा है और बंद हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पल्स जेट। समझ में आ गया? तो पल्स जेट इंजन भी काफी ज्यादा यूज में आए थे, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसकी अच्छी बात यह थी कि डिजाइन बहुत सिंपल होती है, बनाना आसान होता है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी इसकी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो इसीलिए पल्स जेट इंजन अभी उतने ज्यादा प्रयोग में नहीं है। हम टर्बोफैन इंजन यूज कर रहे हैं आजकल, और बहुत हाई स्पीड में जाते हैं तो स्क्रैमजेट और रामजेट इंजन यूज करते हैं। तो आई होप आपको रॉकेट इंजन और जेट इंजन में क्या अंतर है ये समझ में आ गया होगा, आपको रामजेट स्क्रैमजेट इंजन में क्या अंतर है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अब आप पल्स जेट इंजन को भी समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों थोड़ा सा अब एक चीज और देख लेते हैं कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अगर एक ही जगह पे रिवाइज करनी हो तो प्लीज आईएएस हब की वेबसाइट पर जाकर आप प्रीलिम्स रिवीजन कार्ड सर्च करिएगा। यहाँ पे फ्री इनिशिएटिव में जाइएगा, फ्री सोर्स में प्रीलिम्स रिवीजन कार्ड है, और यहाँ पे ये पूरा के पूरा आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, जिसमें आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए ये आपको ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको अलग अलग प्रिंसिपल, कंबशन किस एयर पर होता है, जैसे मैंने कहा था ना, पल्स जेट में इंटरमिटेंट कंबशन होता है, रामजेट में सबसोनिक फ्लो होता है, स्क्रैमजेट में सुपरसोनिक फ्लो पे होता है, ठीक है। सिमिलरली जेट इंजन और रॉकेट इंजन और जेट इंजन में क्या अंतर है ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि पेलोड की एफिशिएंसी क्या रहती है, स्पीड कितना अचीव कर सकते हैं, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजर खुद का लेके चलते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस रीजन कार्ड में मिल जाएगी, आप वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और बताइए आगे आपको और क्या वीडियो लेके आए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।